केरला, जिसमें मलयालम भाषा में केरा का मतलब है नारियल और आलम यानी धरती, इसीलिए केरला का मतलब हुआ नारियल के पेड़ों की धरती। आज भी अगर आप केरला के गाँव में बैकवाटर और बीच पर जाएंगे तो चारों ओर नारियल के लंबे लंबे पेड़ दिखाई देंगे। केरला ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है। केरला फेमस है अपने टी गार्डन्स के लिए। यहाँ चाय की घाटियाँ ऐसी लगती है जैसे बादलों को गले लगा रही हो। यहाँ के बैकवाटर्स में ऐसा लगता है मानो जैसे वक्त रुक सा गया हो, सिर्फ आप, नाव और शांत पानी की आवाज़। यहाँ कथकली के रंग चेहरे पर कहानियाँ लिखते हैं और कलरीपयट्टू की तलवारें जैसे इतिहास की गूंज सुनाती हो। नारियल की पेड़ों की कतार, झरनों की आवाज़, पहाड़ों की ठंडी हवा और समुद्र की लहरें सभी मिलकर कहते हैं स्वागत है आपका केरला में। इसीलिए इसे गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। दोस्तों, मानो या ना मानो, अगर आप यहाँ एक बार आ गए तो आपका मन बार बार यहाँ विजिट करने को करेगा। यहाँ आपको कुदरत का ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। केरला में लोग मलयाली भाषा बोलते हैं। मलयालम में केरल को केरलम बोला जाता है और नमस्कार को नमस्कारम। तो नमस्कारम दोस्तों, अगर आप भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक रिलैक्सिंग केरला ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको केरला टूर रिलेटेड फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जैसे कि केरला कैसे और कब जाना चाहिए, आपको यहाँ कौन सी होटल्स में स्टे करना चाहिए, कौन कौन से बेस्ट पॉइंट्स हैं जो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, केरला का ऑथेंटिक फूड, कल्चर, टेम्पल्स आप कहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं, बैकवाटर में नाइट स्टे कहाँ करें और भी बहुत कुछ। मैंने मेरी ट्रिप 7 नाइट्स एंड 8 डेज़ की प्लान करी, जिसमें मैंने मुन्नार, थेकड़ी, एल्लप्पी, जटायु, कोवलम, वर्कला और कन्याकुमारी एक्सप्लोर किया। इस वीडियो में आपको इन सभी की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं केरला कैसे पहुँचे। बाय फ्लाइट केरला में ये 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। मैक्सिमम लोग जो नॉर्थ या इंटरनेशनल लोकेशन से आ रहे हैं उनके लिए बेस्ट है कि वो कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट आए और यहाँ से अपनी ट्रिप स्टार्ट करें, ताकि आप सीक्वेंस से मुन्नार, थेकड़ी, एल्लप्पी, कोवलम, वर्कला जैसी लोकेशंस एक्सप्लोर कर सकें। जैसे कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो मैंने पुणे से कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक फ़्लाइट ऑप्ट करी और अपनी ट्रिप स्टार्ट करी। अगर आप बाय रेलवे आ रहे हैं तो बेस्ट रहेगा आप इंडिया के मेजर स्टेट से केरला के एर्नाकुलम जंक्शन तक अपनी ट्रेन बुक करें। बाय रोड केरला एवरी स्टेट से काफ़ी अच्छा कनेक्टेड है, जहां आप अपनी पर्सनल व्हीकल लेकर केरला एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं केरला आपको कब विजिट करना चाहिए। दोस्तों, केरला आप 12 महीने कभी भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का पीक सीज़न नवंबर से तो फरवरी है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर तब काफ़ी प्लेजेंट रहता है। मार्च से तो जून तक आपको यहाँ काफ़ी गर्मी देखने को मिलेगी, जहाँ टूरिस्ट आपको कम दिखाई देंगे। और रेनी सीजन में भी आप केरला को विजिट कर सकते हैं, तब केरला यहाँ काफ़ी लश ग्रीन और फॉगी हो जाता है और साथ ही साथ आपको एक से एक सुंदर वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं। अब जानते हैं केरला में आपको स्टे कहाँ करना चाहिए। वैसे तो आपको यहाँ कई सारी अफोर्डेबल होटल्स मिल जाएगी, और क्योंकि ये ट्रिप मेरी 7 से 8 दिन की थी तो हर लोकेशन के लिए होटल्स देखना, साइट सीइंग करना काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा था। तो मैंने कई सारी ट्रैवल एजेंसीज की हेल्प ली, लेकिन सभी में से सबसे ट्रस्टेड एंड मोस्टली रेटेड ट्रैवल एजेंसी मुझे वे फॉर ट्रैवल्स लगी, जिन्होंने मेरी ट्रिप प्लान करी, जो कि काफ़ी वेल प्लान्ड, टाइमली और अफोर्डेबल थी। मैंने वे फॉर ट्रैवल्स का 7 नाइट्स एंड 8 डेज़ का केरला का पैकेज ऑप्ट किया, जिसमें एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप, केरला के हर लोकेशन का साइट सीइंग, फिर ब्रेकफास्ट एंड डिनर और 3 स्टार होटल प्रॉपर्टीज़ में मेरा स्टे इंक्लूडेड था। दोस्तों, वे फॉर ट्रैवल्स के थ्रू जो होटल्स मुझे अलोकेटेड थी वो सभी काफ़ी ऑसम और लोकेशन भी काफ़ी बेस्ट थी।
वे4 ट्रैवल्स के इस केरला पैकेज से मेरी ट्रिप काफ़ी इजी और अफोर्डेबल बन गई। और अगर आप भी वे4 ट्रैवल्स का पैकेज ऑप्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप इन्हें कॉन्टैक्ट करके अपनी केरला ट्रिप प्लान कर सकते हैं। वे4 ट्रैवल्स की बाकी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। केरला को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए 7 नाइट्स 8 डेज का पैकेज बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 4 नाइट्स एंड 5 डेज भी प्लान कर सकते हैं। वे4 ट्रैवल्स का मेरे 7 नाइट्स और 8 डेज केरला के ट्रिप का पैकेज कॉस्ट था 28,500 रुपीज़ फॉर 1 पर्सन। अगर आप कपल है तो इसका कॉस्ट रहेगा 57,000, जिसमें 3 स्टार होटल इंक्लूडेड रहेगा। वही अगर आप 4 स्टार होटल ऑप्ट करेंगे तो पैकेज कॉस्ट बढ़ जाएगा और वो रहेगा 75,000 रुपीज़ फॉर द कपल। और हाँ, ट्रैवल पैकेज कॉस्ट सीजन और डिमांड के कारण अप डाउन हो सकता है। तो चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं गॉड्स ओन कंट्री केरला को। डे 1 की शुरुआत आप कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आकर मुन्नार की ओर जा सकते हैं। कोची से मुन्नार 125 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आपको माउंटेन्स के बीच से होकर गुजरना पड़ता है और इसी बीच आप अथरपल्ली वाटरफॉल एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां आपको 1 किलोमीटर ट्रैक करके जाना होता है। ये वाटरफॉल काफ़ी ब्यूटीफुल है, जहां बाहुबली, दिल से, गुरु जैसी मूवीज़ की शूटिंग हुई है और यहाँ टूरिस्ट सुकून से अपने कुछ पल स्पेंड करना पसंद करते हैं। 3 से 4 घंटे की ड्राइव करने के बाद आप पहुंच जाओगे मुन्नार, जहां हम 2 दिन स्टे करेंगे और मुन्नार के बेस्ट टूरिस्ट पॉइंट्स को एक्सप्लोर करेंगे। मुन्नार में मेरा स्टे वे4 ट्रैवल्स की तरफ से मूनलाइन रिजॉर्ट में था, जो काफ़ी ब्यूटीफुल था और इसकी लोकेशन भी काफ़ी बेस्ट थी। और डे 1 पर अपना सामान रखकर मैं निकल पड़ा मुन्नार एक्सप्लोर करने। मुन्नार में आप सबसे पहले चुनियन मक्कल वाटरफॉल देखने जा सकते हैं, जो मुन्नार से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वाटरफॉल चारों तरफ से माउंटेन्स के बीच घिरा हुआ है और रेनी सीजन में काफ़ी शानदार दिखता है। मेरे विजिट के दौरान यहाँ पानी कम था, लेकिन ऊपर से देखने पर फिर भी ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, जहाँ आप आराम से अपना 1 घंटा स्पेंड कर सकते हैं। और यहीं से आप 20 मिनट के डिस्टेंस पर हैंगिंग ब्रिज देखने जा सकते हैं। ये ब्रिज पौनमुड़ी डैम से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इस ब्रिज का निर्माण पन्नियारकुट्टी डैम के निर्माण के दौरान सामान को यहां से वहां ले जाने के लिए किया गया था। ये एक 100 साल पुराना ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया सस्पेंशन ब्रिज है, जो आज भी यूज में है। ब्रिज स्टील और लकड़ी का बना है, जो 70 से 80 मीटर लंबा है। इस पर चलते ही ये ब्रिज थोड़ा हिलता है, जो काफ़ी एडवेंचरस लगता है। इसलिए अक्सर टूरिस्ट इसको एक्सप्लोर करने और इसकी स्टनिंग फोटोज लेने यहाँ आते हैं। हैंगिंग ब्रिज के बाद आप पौनमुड़ी डैम जा सकते हैं। पौनमुड़ी डैम, ये डैम चारों ओर से सुंदर हरे भरे पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो काफ़ी ब्यूटीफुल है। नीचे बहती पानी की हल्की आवाज़ और ताजी पहाड़ी हवा, मानो जैसे हर सांस में प्रकृति का एहसास हो। ये डैम एक पिक्चर फ्रेम की तरह है। यहाँ आप बोटिंग भी कर सकते हैं। अक्सर टूरिस्ट यहाँ 1 से 2 घंटे अपने शांतिपूर्वक स्पेंड करते हैं। पौनमुड़ी डैम के बाद आप ऑफ जीप सफारी करते हुए इन ब्यूटीफुल माउंटेन्स को क्रॉस करके आप जा सकते हैं नडुकनी पैराव्यू पॉइंट। वैसे तो इसे सनराइज पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से सनराइज देखने का एक्सपीरियंस काफ़ी अलग है, लेकिन मैं यहाँ अनफॉर्चुनेटली सनसेट के दौरान आ गया। अगर आप अर्ली मॉर्निंग बेस्ट सनराइज देखना चाहते हो तो मुन्नार में इस पॉइंट को अपने लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड करें। दोस्तों, डे 2 पर आप कुंडला डैम विजिट कर सकते हैं, जो मुन्नार से 23 किलोमीटर की दूरी पर है। कुंडला डैम साउथ इंडिया का पहला आर्च डैम है। ये डैम 1946 में ब्रिटिश द्वारा बनाया गया था। आज ये डैम
मुन्नार का एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। ये डैम भी पहाड़ों के बीच लोकेटेड है, जहां पहुंचते ही ठंडी हवा आपके चेहरे को छूती है और यहाँ के सीन्स आपका दिल जीत लेंगे। डैम का आर्च डिजाइन इतना सुंदर है कि आप खुद को यहाँ फोटो खींचने से रोक नहीं पाएंगे। डैम के आगे चलकर आप यहाँ बोटिंग एंड शिकारा राइड भी कर सकते हैं। बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर एक पार्क बना है जिसमें झूले भी हैं। इस डैम और पार्क में आप अपना आराम से 1 घंटा स्पेंड कर सकते हैं। कुंडला डैम के बाद आप मटुपट्टी डैम जा सकते हैं, जो हार्डली 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। मटुपट्टी डैम 1953 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया था। इस डैम का एरिया काफी लशग्रीन है, जहां टूरिस्ट यहां अपनी परफेक्ट पिक्चर फ्रेम क्लिक करना पसंद करते हैं। इस डैम का पानी कभी ग्रीन तो कभी ब्लू दिखाई देता है, जो देखने में काफी सुंदर नजर आता है। अक्सर लोग यहाँ मेडिटेशन करने भी आते हैं और मॉनसून में ये डैम और भी खूबसूरत हो जाता है। यहाँ एक एको पॉइंट भी है, जहाँ आपकी आवाज एको होती है। इस डैम पर भी आप यहाँ स्पीड बोटिंग, पैडल बोटिंग, कयाकिंग कर सकते हैं और 1 से 2 घंटा अपना शांतिपूर्वक स्पेंड कर सकते हैं। मटुपट्टी डैम एक्सप्लोर करने के बाद आप मुन्नार का रोज गार्डन, जिसे फ्लोरिकल्चर सेंटर भी कहते हैं, उसे देखने जा सकते हैं, जो हार्डली आधे घंटे की दूरी पर लोकेटेड है। रोज गार्डन की एंट्री फीस है 50 रुपीज। नाम रोज गार्डन, लेकिन रोज के अलावा आपको यहाँ डिफरेंट टाइप्स के रंग बिरंगे फूल देखने को मिलेंगे, जैसे मैरीगोल्ड, पेंसी, ऑर्किड्स एक्सेट्रा। ये फ्लावर्स आपको अक्टूबर से तो मार्च के बीच में देखने को मिलते हैं, क्योंकि यही इनका बेस्ट सीजन रहता है। ये सजे हुए गार्डन पाथवे फोटोज के लिए एक परफेक्ट बैकग्राउंड देते हैं। तो मुन्नार की हरियाली के बीच एक ऐसी जगह है जहां हर रंग अपनी कहानी कहता है। रोज गार्डन, जहां फूल सिर्फ खिलते नहीं बल्कि मुस्कुराते हैं और आपको एक अलग ही खुशबूदार दुनिया में ले जाते हैं। तो मुन्नार में आपको ये रोज गार्डन बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मुन्नार में आपको हर जगह पहाड़ों पर ये चाय के बागान देखने को मिलते हैं, जो काफी हरे भरे रहते हैं। इन चाय के बागानों की हिस्ट्री भी काफी पुरानी है। यहाँ पर चाय की खेती की शुरुआत 17वीं सेंचुरी में हुई थी। तभी सिर्फ 50 एकड़ में चाय की खेती हुआ करती थी, लेकिन फिर ये कारोबार फैलता चला गया और आज आपको यहाँ हर तरफ चाय के बागान देखने को मिलेंगे। पूरे मुन्नार में आप जहाँ भी जाएंगे, आपको ये हरे भरे चाय के बागान हर जगह देखने को मिल जाते हैं, जो काफ़ी ब्यूटीफुल रहते हैं और इनमें फ़ोटोज़ क्लिक करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और शायद आपको यहाँ कई सारे टी म्यूज़ियम दिखेंगे और चाय एक्चुअल में कैसे बनती है ये आप किसी भी टी म्यूज़ियम में जाकर देख सकते हैं। पहले ताज़ी तोड़ी गई चाय की पत्तियों को सुखाया जाता है, फिर रोलिंग और फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है। इसके बाद पत्तियों को सुखाकर ग्रेडिंग की जाती है और अलग अलग किस्म की चाय तैयार होती है, जैसे कि ग्रीन टी, ब्लैक टी एक्सेट्रा। और फाइनली आपको चाय का स्वाद चखने का मौका मिलता है, ताकि आप फील कर सके कि मुन्नार की असली खुशबू कैसे इस कप में कैद है। इस म्यूजियम की एंट्री फीस 100 से 200 रुपये वेरी कर सकती है। टी म्यूजियम को एक्सप्लोर करने के बाद आप एरविकुलम नेशनल पार्क जा सकते हैं। इस पार्क में आपको वाइल्ड लाइफ और पहाड़ों का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। पार्क की एंट्री टिकट 200 रुपीज़ पर पर्सन है, जहां एक बस से आपको नेशनल पार्क के टॉप तक लेके जाते हैं। रास्ते में आपको चाय के बागानों, हरियाली,
छोटे छोटे झरने और बादलों से घिरी पहाड़ियों से होकर जाना होता है और ऊपर पहुंचकर फिर आपको एक पैदल ट्रैक करके इस नेशनल पार्क को एक्सप्लोर करना होता है। इस पार्क को 1978 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला क्योंकि यहाँ पाई जाने वाली दुर्लभ नीलगिरी तहर को संरक्षण मिल सके। नीलगिरी तहर दुनिया में सिर्फ यही बड़े पैमाने पर पाई जाती है और इसे देखना इस पार्क का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। ये नीलगिरी तहर काफी फ्रेंडली होती है जिन्हें आप पास से भी देख सकते हैं। आप इस पार्क से साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी पीक भी देख सकते हैं। इस पार्क को एक्सप्लोर करने में आपको आराम से 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। पार्क में आप डिफरेंट लोकेशंस एक्सप्लोर करके और सनसेट देखकर और अपनी स्टनिंग फोटोज क्लिक करके अपनी डे 2 की ट्रिप कंक्लूड कर सकते हैं। दोस्तों, डे 3 पर आप मुन्नार से चेकआउट करके थेकड़ी एक्सप्लोर करने जा सकते हैं जो मुन्नार से 90 किलोमीटर की दूरी पर है और रास्ते यहाँ पहाड़ों से हरे भरे हैं। थेकड़ी में आपको कई सारे स्पाइस गार्डन्स देखने को मिलेंगे। केरला स्पाइसेस के लिए पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है। इन स्पाइसेस की इंफॉर्मेशन आप किसी भी स्पाइस गार्डन में जाकर ले सकते हैं। इस गार्डन में आपको यहाँ के लोग हर टाइप के स्पाइसेस और मेडिसिनल प्लांट की खेती कैसी होती है इसके रिलेटेड प्लांट्स की सभी इंफॉर्मेशन देते हैं। आप चाहे तो ये स्पाइसेस इनके गार्डन से परचेज भी कर सकते हैं। मैंने मेरे घर के लिए कुछ मसाले खरीद लिए जो काफी ऑथेंटिक एंड फ्रेश थे। थेकड़ी पहुंचकर मुझे डे 3 पर वे फॉर ट्रैवल्स के थ्रू स्पाइस ग्रोव होटल अलॉट हुआ जो काफी स्पेशियस और मेन एरिया में लोकेटेड था। इस होटल की सर्विस भी काफी अच्छी थी और बालकनी तो काफी बड़ी थी। होटल में सामान रखकर आप कुमली विलेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। थेकड़ी का मेन अट्रैक्शन है यहाँ के नेचर के बीच एलिफेंट राइड जिसका कॉस्ट 500 to 1000 रुपीज पर पर्सन रह सकता है। ये आपको ग्रीन लश नेचर में एलिफेंट राइड करवाते हैं जो एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहता है। इस 1 घंटे की राइड के बाद आप इवनिंग में थेकड़ी कथकली सेंटर पहुंच सकते हैं। थेकड़ी कथकली सेंटर टूरिस्ट के लिए एक शानदार जगह है जहां आप केरला की संस्कृति को करीब से अनुभव कर सकते हैं। सबसे पहले आप कलरीपयट्टू मार्शल आर्ट देख सकते हैं। इसे भारत की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट माना जाता है। कहा जाता है कि इससे कराटे और कुंफू जैसी एशियन मार्शल आर्ट्स को प्रेरणा मिली। इसमें तलवार, भाला, ढाल जैसे पारंपरिक हथियारों का प्रदर्शन होता है जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड माइंड ब्लोइंग लगा। इसमें सबसे लास्ट में आग के साथ किए गए स्टंट को देखकर आप हैरान हो जाओगे। यहाँ का टिकट 200 to 300 रुपीज पर पर्सन रहता है। कलरीपयट्टू के बाद आप कथकली डांस देख सकते हैं। कथकली जिसमें कथ मतलब कथा और कली मतलब कला, तो कथकली का मतलब हुआ अपने कला के द्वारा कहानी कहना। ये एक नृत्य नाटक है जो महाभारत, रामायण और पौराणिक कथाओं की कहानियां मंच पर जीवित कर देता है। इसमें चेहरे के भाव यानी फेशियल एक्सप्रेशंस, आंखों की हरकत और हाथ के इशारे यानी मुद्रास से कहानी सुनाने का काम करते हैं। थेकड़ी आकर इन 2 आर्ट परफॉर्मेंस को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। कथकली जहां हर इमोशन एक नृत्य बन जाता है और कलरीपयट्टू जहां हर मूवमेंट एक योद्धा की कहानी सुनाता है। दोस्तों, डे 4 में आप होटल से चेकआउट करके थेकड़ी के पास लोकेटेड पेरियार टाइगर रिजर्व देखने जा सकते हैं जो थेकड़ी से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ एंट्री फीस 45 रुपीज़ और इन्हीं की बस आपको 15 मिनट की ड्राइव करके
पेरियार लेक के पास ड्रॉप करती है। पेरियार लेक का टिकट 45 और बोटिंग के आपको 300 रुपीस पर पर्सन देने होते हैं, जिसमें ये आपको एक बड़ी सी बोट में लेके पेरियार लेक की सैर कराते हैं। थेकड़ी का सबसे बड़ा खजाना यानी पेरियार टाइगर रिजर्व, जहां जंगल, झील और जंगली जीवन एक साथ आपका स्वागत करते हैं। बोटिंग करके आप जंगल तक जा सकते हैं। बोटिंग के दौरान हाथी के झुंड, सांभर हिरन, जंगली सुअर और कभी कभी टाइगर या तेंदुआ भी दिख सकता है। आप यहाँ आराम से वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को स्पॉट करके अपना 2 से 3 घंटा स्पेंड कर सकते हैं। डे 4 के इवनिंग में आप थेकड़ी से एलेपी के लिए निकल सकते हैं, जो 140 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पहुंचने के लिए आपको कम से कम 4 घंटे लग जाएंगे। दोस्तों, मेक श्योर करें आप पेरियार लेक 1 बजे तक घूमकर एलेपी के लिए निकल जाए, क्योंकि एलेपी में आप अपना बोट में नाइट स्टे करोगे तो एलेपी का इवनिंग सनसेट आपको अच्छे से एक्सप्लोर करने को मिलेगा। थेकड़ी से एलेपी जाते हुए यहाँ के रोड्स काफी शानदार हैं। एलेपी के रोड्स के आसपास आपको कई सारी राइस की खेती देखने को मिलती है। एलेपी का रीजन ही राइस बॉल ऑफ केरला कहलाता है, क्योंकि यहाँ के कुत्तनाड़ एरिया में लार्ज स्केल पैडी फार्मिंग होती है। एलेपी पहुंचकर मेरा नाइट स्टे वे फॉर ट्रैवल्स की तरफ से एक हाउस बोट में प्लान था। दोस्तों, अगर आप कश्मीर जाते हो तो वहाँ भी आप डल झील में हाउस बोट पर नाइट में स्टे करते हैं, जो बस एक जगह पर स्टेबल रहती है, यानी वो हाउस बोट मूव नहीं करती। लेकिन केरला के एलेपी में ये हाउस बोट्स लिटरली एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लोट करती है, और शायद इसीलिए ये हाउस बोट एलेपी को काफ़ी खास बनाती है। केरला की असली जान अगर कहीं है तो वो है एलेपी की शांत बैक वाटर में। ये बैक वाटर्स आपको पूरी तरह से एक अलग दुनिया में ले जाती है। आपको इस हाउस बोट में पूरी तरह घर जैसे मॉडर्न फैसिलिटीज मिल जाएगी, जैसे किचन, हॉल रूम, बेडरूम, वॉशरूम, डाइनिंग एरिया और सन डेक। इसे देखकर ऐसा लगता हो मानो जैसे ये एक चलता फिरता घर हो। हाउस बोट्स धीरे धीरे चलती है और रास्ते में आप देखेंगे नारियल के पेड़ों से घिरी नहरें, छोटे छोटे गांव, चावल के खेत और ब्यूटीफुल सा सनसेट। ये मेरा लाइफ का अब तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। सनसेट के दौरान मानो ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अलग ही दुनिया में हूं। फिर शाम होते ही नाव किनारे लग जाती है और फिर डिनर में आपको केरला का ऑथेंटिक फूड सर्व किया जाता है, जैसे कि फिश करी, अप्पम, पुट्टू और नारियल से बनी कई सारी डिशेस। और आफ्टर डिनर आप इसी बोट में अपने बेडरूम में सो सकते हैं। ओवरनाइट स्टे करके डे 5 पर आप अर्ली मॉर्निंग में 6 बजे उठकर छोटी बोट में बैठकर एलेपी बैकवाटर्स के आसपास के गांव एक्सप्लोर कर सकते हो। एक्चुअल में यहाँ बड़ी हाउस बोट नहीं जाती। रास्ते में आपको गांव के लोग दिखेंगे जो पानी से मछली पकड़ रहे होते हैं। यहाँ की धीमी रफ्तार की जिंदगी आपको बहुत सुकून देती है। कोई हॉर्न नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, बस पानी की हल्की आवाज। इस शिकारा राइड के आपको 1000 to 1500 रुपीस देने होते हैं। ये आपके पैकेज में इंक्लूड नहीं होता, लेकिन दोस्तों आपको इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि माना कि हाउस बोट स्टे करना एक लग्जरी एक्सपीरियंस है, लेकिन सुबह की ये शिकारा राइड एक सोल टचिंग एक्सपीरियंस था।
फिर सुबह 8 बजे आपकी बड़ी हाउस बोट में आपको ब्रेकफास्ट देते हैं और 2 घंटे की राइड करवाकर मेन एलपी में आपको ड्रॉप करते हैं, जहां से आप अपने ड्राइवर के साथ डे 5 के लिए वर्कला के लिए निकल सकते हो, जो 125 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन इसी दौरान रास्ते में 110 किलोमीटर बाद आप जटायु सेंटर भी विजिट कर सकते हो। जटायु अर्थ सेंटर तक पहुंचने के लिए आप पैदल या रोपवे से भी जा सकते हैं। पैदल आपको 30 to 45 मिनट्स लगेंगे, वहीं रोपवे से आप हार्डली 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। रोपवे का कॉस्ट 400 रुपीज पर पर्सन रहता है। जटायु अर्थ सेंटर केरला का एक अनोखा और दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड स्कल्पचर पार्क है। यहाँ जटायु की 200 फीट लंबी और 70 फीट ऊंची मूर्ति बनी है। जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले जा रहा था, तब जटायु ने रावण से युद्ध किया और घायल होकर यही इस चट्टान पर गिरे थे। ये स्थान उस बलिदान की याद दिलाता है जो जटायु ने धर्म और सम्मान की रक्षा के लिए दिया था। ये सिर्फ एक स्कल्पचर नहीं, बल्कि साहस का प्रतीक है। मूर्ति के अंदर एक म्यूजियम और मल्टी डायमेंशनल थिएटर है, जहां आपको जटायु की कहानी 3D एक्सपीरियंस में दिखाई जाती है। जटायु अर्थ सेंटर के यहाँ आप मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं और भगवान राम के पद चिन्ह भी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। जटायु अर्थ सेंटर में आप अपने आराम से 2 से 3 घंटे स्पेंड कर सकते हैं और वर्कला के लिए निकल सकते हैं। वर्कला पहुंचकर मुझे वे फॉर ट्रैवल्स की तरफ से एक बीच टच होटल मिला। ये होटल बहुत औसम था। केरला के तट पर एक ऐसी जगह है जहां नीला आसमान, सुनहरी रेत और ऊंची चट्टानें मिलकर एक जादुई तस्वीर बनाती है। यही है वर्कला। वर्कला की सबसे खास बात है वर्कला क्लिफ, समुद्र किनारे बनी ऊंची लाल चट्टान जहां से अरेबियन सी का पूरा व्यू दिखता है। वर्कला अपने योगा रिट्रीट, आयुर्वेदिक स्पा और मेडिटेशन सेंटर के लिए भी जाना जाता है। वर्कला बीच की सबसे खास बात है इसकी साफ सुथरी रेत और बिल्कुल क्रिस्टल सी साफ लहरें। वर्कला को हिप्पी बीच भी कहा जाता है। यहाँ का माहौल बहुत शांत है, भीड़ भाड़ कम और नेचर के साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिलता है। चट्टानों से नीचे उतरते ही एकदम साफ किनारा, जहां आप बेयरफुट चल सकते हैं, रेत पर बैठ सकते हैं और लहरों को पास से महसूस कर सकते हैं। मानो या ना मानो, वर्कला बीच आपके मन और तन दोनों को रिफ्रेश कर देता है। वर्कला में बीच साइड नाइट फूड एंजॉय करके और अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके आप वर्कला से त्रिवेंद्रम जा सकते हैं, जो केरला की कैपिटल है और वर्कला से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। त्रिवेंद्रम पहुंचकर आपको वेटुकोट चर्च बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। हालांकि चर्च में कैमरा अलाउड नहीं है। ये काफ़ी ब्यूटीफुल चर्च है जो 1937 में बनाया गया था। यहाँ मैंने 1 घंटा स्पेंड किया। आफ्टरनून में आपको त्रिवेंद्रम में केरला का ऑथेंटिक फूड होटल अन्नपूर्णा में जाकर ज़रूर ट्राई करना चाहिए। दोस्तों, आज भी यहाँ केले के पत्ते में आपको ऑथेंटिक फूड सर्व किया जाता है, जो सीरियसली माउथ वाटरिंग था। त्रिवेंद्रम का सबसे बिगेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ का पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। ये एक रहस्यमयी मंदिर है जो दुनिया का सबसे अमीर मंदिर भी माना जाता है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जहाँ वे अनंत शयन मुद्रा में विराजमान हैं।
मंदिर में पुरुषों को धोती पहननी होती है और महिलाओं को साड़ी। मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है। केरला में ट्रिप पर आए हुए टूरिस्ट भगवान विष्णु के दर्शन जरूर करके जाते हैं। डे 7 पर आप पुवार आइलैंड और इवनिंग में कोवलम बीच एक्सप्लोर कर सकते हो। पुवार आइलैंड केरला का एक छुपा हुआ स्वर्ग है, जहां समुद्र, नदी, बैकवाटर और गोल्डन सैंड बीच एक साथ मिलते हैं। ये केरला की कैपिटल त्रिवेंद्रम से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी जगह है जहां समुद्र और नदी गले मिलते हैं। पुवार आइलैंड में आप बैकवाटर क्रूज कर सकते हैं, जहां नाव मैनग्रोव्स के जंगलों के बीच से गुजरती है। पुवार में इस मैनग्रोव्स को एक्सप्लोर करने का मेरा ये एक्सपीरियंस मुझे हमेशा याद रहेगा। ऊपर से देखने पर ये बैकवाटर पर चलती हुई बोट्स को देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे प्रकृति ने इन बैकवाटर को अपने हाथों से गढ़ा हो और नाव उसकी धड़कन पर चल रही हो। मैंने इस बोटिंग के 1000 रुपीज दिए, जिसमें मैंने इन मैनग्रोव्स को काफी क्लोजली 1.5 घंटे तक एक्सप्लोर किया। आप इस बोट में बीच साइड भी जा सकते हो और 1 घंटा स्पेंड करके रिटर्न मैनग्रोव से होकर स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच सकते हो। पुवार आइलैंड को 3 से 4 घंटे एक्सप्लोर करने के बाद आप आफ्टरनून में कोवलम बीच एक्सप्लोर कर सकते हो। कोवलम केरला का मोस्ट विजिटेड और फोटोजेनिक बीच है, जो त्रिवेंद्रम से सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बीच पर अक्सर लोग सनसेट एक्सप्लोर करने आते हैं। कोवलम बीच 3 हिस्सों में बटा है: लाइट हाउस बीच, हवा बीच और समुद्र बीच। लाइट हाउस बीच आप नॉमिनल टिकट खरीदकर लाइट हाउस के ऊपर जाकर अरेबियन सी का 360 डिग्री व्यू देख सकते हो। ये व्यू काफी ऑसम रहता है, तो अगर आप कोवलम आ रहे हो तो इस लाइट हाउस को जरूर विजिट करें। इस बीच पर आपको सर्फिंग, पैरासेलिंग, स्कूबा डाइविंग, स्पीड बोटिंग जैसी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करने को मिलेगी। कोवलम में शाम के समय बीच पर बैठकर ढलते हुए सूरज को देखना वाकई जीवन भर का यादगार एक्सपीरियंस रहा। डे 8 की सुबह आप अर्ली चेकआउट करके कोवलम से कन्याकुमारी जा सकते हैं, जो 75 किलोमीटर दूर 2 घंटे का ड्राइव है। कन्याकुमारी इंडिया का साउथ का एंड पॉइंट है, जहां इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल इन तीनों का संगम होता है। ये सिर्फ एक ऐसा लोकेशन है जहां से सनराइज एंड सनसेट एक ही बीच से देखा जा सकता है। कन्याकुमारी सिर्फ एक समुद्र किनारे घूमने की जगह नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति, दर्शन और भूगोल का अद्भुत संगम है। आप यहाँ फेरी टिकट लेके विवेकानंद रॉक मेमोरियल और थिरुवल्लुवर स्टैचू देखने जा सकते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये वही चट्टान है जहाँ स्वामी विवेकानंद ध्यान लगाने आए थे और यहीं से उन्हें भारत के उत्थान का विचार मिला।
रॉक मेमोरियल के साइड से ग्लास ब्रिज क्रॉस करके आप थिरुवल्लुवर स्टैचू एक्सप्लोर कर सकते हैं। समुद्र के बीच खड़ी यह विशाल मूर्ति तमिलनाडु की आत्मा का प्रतीक है। थिरुवल्लुवर एक महान तमिल कवि और दार्शनिक थे। उन्होंने तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ लिखा जिसमें 133 अध्याय और 1330 दोहे हैं। स्टैचू की हाइट 133 फीट है जो तिरुक्कुरल के 133 अध्यायों का प्रतीक है। आप स्टैचू के ऊपर जाकर समुद्र का ब्यूटीफुल सा व्यू देख सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप कन्याकुमारी में कुमारी अम्मन मंदिर, गांधी मंडपम, लोकल स्ट्रीट शॉपिंग और फूड एक्सप्लोर कर सकते हैं। कन्याकुमारी को आप आराम से 5 से 6 घंटे में एक्सप्लोर कर सकते हैं और इवनिंग में कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट 2.5 घंटे में पहुंचकर अपनी केरला ट्रिप एंड कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको केरला की ये डिटेल ट्रैवल वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप भी केरला ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो वे4 ट्रैवल्स का केरला पैकेज ऑप्ट करना ना भूलें। अगर आपको केरला ट्रिप रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम साथ में और भी ऐसे सफ़र कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराइए, घूमिए और खुलकर ज़िंदगी को महसूस करिए।